क्वेश्चन 1, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, यानी ऐसे जानवर जो ज़मीन और पानी दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। राइट आंसर इज ए, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके शरीर के अंदर गिल्स भी होते हैं और लंग्स भी होते हैं। गिल्स के कारण ये पानी में सांस ले पाते हैं और लंग्स के कारण ज़मीन पर। ये जब पैदा होते हैं तो इनके शरीर में सबसे पहले गिल्स का डेवलपमेंट होता है और फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं इनके शरीर में लंग्स भी डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण ये दोनों जगह ही सर्वाइव कर पाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है फ्रॉग यानी मेंढक। आप देखो बी, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स वो होते हैं जिनके शरीर के अंदर सिर्फ लंग्स होती हैं। ये बने होते हैं लैंड पर रहने के लिए। इनके मेन एग्जाम्पल्स हैं लिजर्ड यानी छिपकली, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स। अब सारे तो नहीं, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर जा सकते हैं और बहुत घंटे वहाँ बिता सकते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गए, स्नेक्स हो गए। बट ये वहाँ लिव यानी रह नहीं सकते, ये उसके लिए डिज़ाइन ही नहीं हुए हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हुआ। देन सी, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है यानी बैकबोन होती है जिनकी। अब बैकबोन तो ह्यूमंस की भी होती है, बर्ड्स की भी होती है और फिश यानी मछली की भी होती है, कई एनिमल्स की भी होती है। तो क्या सभी लोग ज़मीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम इंसान लैंड पे रह सकते हैं, पानी पे नहीं। बर्ड्स लैंड पे रह सकते हैं, पानी पे नहीं। फिश ज़मीन पे नहीं रह सकते। दैट्स वाई ये ऑप्शन सूटेबल नहीं है। देन डी, ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट और मीट दोनों ही प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, बियर, भालू वगैरह ये। बट ये दोनों जगह सर्वाइव तो नहीं कर सकते, लैंड पे ही रह सकते हैं। इस वजह से ये भी आंसर नहीं है। ओमनीवोर्स जो शब्द है ये डाइट से रिलेटेड वर्ड है, वैसे भी हैबिटेट से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन 2, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, यानी जब कोई किंग, क्वीन या कोई रूलर पब्लिकली अनाउंस कर दे कि अब वो अपनी राजगद्दी त्याग रहा है, उसे क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज सी, एब्डिकेट। इस वर्ड एब्डिकेट का यूज़ सिर्फ इन 3 लोगों के लिए करा जाता है, किसी किंग, किसी क्वीन या किसी रूलर के अपनी गद्दी त्यागने पर। फिर देखो ए, रिज़ाइन। रिज़ाइन का मतलब होता है कोई अपनी जॉब को क्विट कर दे। इस शब्द को आप किसी भी इंसान के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे वो एक 9 to 5 वर्कर हो या किसी कंपनी का CEO ही क्यों ना हो। बट इस केस में हमें स्पेसिफिकली एब्डिकेट शब्द का यूज़ करना है क्योंकि ये किंग, क्वीन या किसी रूलर से संबंधित है, ना कि किसी आम नौकरी से संबंधित। इस वजह से रिज़ाइन का यूज़ यहाँ पे नहीं करा जाएगा। फिर देखो ऑप्शन बी, रिनाउंस, एंड ऑप्शन डी, रिलिंक्विश। इन दोनों का ही मतलब सेम होता है, दोनों ही सिनोनिम्स होते हैं। इनका मतलब होता है अबेंडन करना यानी त्याग करना, लेकिन ये किसी जॉब या किसी थ्रोन तक ही सीमित नहीं होते हैं। ये बहुत ही वास्ट यूज़ में होते हैं, जैसे कि कोई अपनी हैबिट को त्याग दे, किसी की बुरी आदत है उसको छोड़ रहा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको छोड़ रहा है, कोई अपनी पावर ऑफ अथॉरिटी छोड़ रहा है, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, एंड सो ऑन। मल्टीपल केसेस में इसका यूज़ हो सकता है, बट यहाँ हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक केस ही दिया है, तो दैट्स वाई वी विल नॉट यूज़ दीज टू। क्वेश्चन 3, अ पर्सन whose actions are controlled by someone else means a puppet, यानी कोई ऐसा इंसान जिसको कोई दूसरा इंसान कंट्रोल कर रहा हो। स्पेशली ये शब्द पॉलिटिक्स के अंदर यूज़ होता है। द राइट आंसर इज सी, कोकर वोजर। कोकर वोजर। फिर देखो ए, मैरियोनेट। ये लिटरली वो पपेट होता है जो आपने थिएटर वगैरह में देखा होगा, कठपुतली जिसको एक इंसान धागों रस्सियों के जरिए कंट्रोल कर रहा होता है, उस पपेट को मैरियोनेट कहते हैं। फिर बी को देखो, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एक ऐसे रोबोट को कहते हैं जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है, लेकिन इसके अंदर कोई थॉट्स एंड फीलिंग्स नहीं होते हैं। ये शब्द एक व्यंग्यात्मक शब्द भी है, जिसे किसी इंसान के लिए भी यूज़ करा जाता है जो बिना किसी इमोशन और थॉट्स के काम करता रहता है। फिर है डी, स्टूज। स्टूज एक फुलिश इंसान होता है जो किसी की भी हेल्प कर देता है और अपना एडवांटेज उसको लेने देता है। ये शब्द नियर सिनोनिम है कोकर वोजर का, लेकिन आपको एग्जाम्स में सिर्फ कोकर वोजर ही यूज़ करना है। क्वेश्चन 4, अ पर्सन ऑफ ईवल रेपुटेशन, यानी कोई ऐसा इंसान जो बहुत मशहूर हो लेकिन किसी बुरे कारण की वजह से, बैड रीज़न की वजह से। द राइट आंसर इज बी, नोटोरियस। नोटोरियस शब्द का इस्तेमाल अक्सर किसी टेररिस्ट या किसी क्रिमिनल के लिए करा जाता है उसको डिस्क्राइब करते हुए। फिर देखो ऑप्शन ए, इनफेमस, एंड डी, हीनियस। इन दोनों का ही मतलब होता है फेमस होना, लेकिन किसी बैड रीज़न की वजह से। बट इनका इस्तेमाल आप किसी इंसान के लिए नहीं करते हो, इनका यूज़ करा जाता है किसी घटना, किसी इवेंट को डिस्क्राइब करते हुए, किसी के डिसीजन, फैसले को डिस्क्राइब करते हुए, किसी प्लेस यानी किसी जगह को डिस्क्राइब करते हुए जो बहुत ही बदनाम जगह हो। वहीं
ऑप्शन सी को देखो, विकेड। विकेड का मतलब होता है कोई संकी इंसान, लेकिन ये सिग्निफाई नहीं करता कि वो इंसान मशहूर है या फिर कोई कॉमन इंसान है, इससे पता नहीं चलता। लेकिन नोटोरियस शब्द से पता चलता है कि इंसान मशहूर है किसी बुरे कारण की वजह से। दैट्स वाई ओनली बी इज आवर आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ, अ पर्सन हु नेवर लाव्स इज कॉल्ड। यानी कोई ऐसा इंसान जिसको ना तो खुद हंसना पसंद हो और ना ही वो दूसरे को हंसता हुआ देख सकता है, उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है बी, एज लास्ट। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है या आप अभी पढ़ रहे हो हिस्ट्री, तो आपने स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। उसी का ही एक फेमस रूलर है जो अपने दरबार में किसी को भी हंसने नहीं देता था, हंसने के ऊपर उसने बैन लगाया हुआ था। तो अगर आपको उस रूलर का नाम पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि कितने लोगों की हिस्ट्री अच्छी है। फिर देखो ऑप्शन ए को, मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बाकी इंसानों से नफरत करता हो, घृणा करता हो। तो इसका हंसने से कोई लेना देना है नहीं। फिर देखो सी, स्टोइक। स्टोइक मतलब कोई ऐसा इंसान जो दुख, संघर्ष और कष्टों से जीवन जीता हो और उन्हें सहर्ष स्वीकार करता हो। तो इसका भी हंसने से कोई लेना देना नहीं है। डी, स्केप्टिक। स्केप्टिक मतलब कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही शक्की मिजाज का हो, डाउटफुल हो हर चीज़ के लिए। तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है इससे। दैट्स वाई ओनली बी, एज लास्ट इज आवर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, रिलीफ गेन्ड बाय यूजिंग फाउल लैंग्वेज इज कॉल्ड। यानी एंगर, फ्रस्ट्रेशन या ओवर एक्साइटमेंट में मुंह से जो प्यारे प्यारे शब्द निकलते हैं और उनके बाद जो आंतरिक सुख मिलता है इंसान को उन्हें बोलकर, उसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब है सी, लैलोचेजिया। फिर देखो ए, कैथरसिस। कैथरसिस का मतलब भी सेम होता है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट। इसका मतलब भी होता है अंदरूनी सुख, लेकिन वो इससे नहीं है, फाउल लैंग्वेज से ना मिले, वो मिले कुछ ड्राइंग वगैरह करके, किसी से टॉक करके, बात करके, या क्राई करके, रोकर, या किसी और तरीके से। फिर बी, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है किसी रिलीजन या किसी के गॉड के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना। फिर देखो डी, सार्केज्म। सार्केज्म का मतलब होता है कोई ऐसा जोक करना जिसके पीछे सटायर या कोई ताना छुपा हो। अब सार्केज्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि फाउल लैंग्वेज का यूज़ करो, कई बार बिना फाउल लैंग्वेज बोले भी काम हो जाता है, तो इसलिए सार्केज्म हमारा आंसर नहीं है। क्वेश्चन 7, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। यानी घटनाओं और तारीखों को एक ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करना जिससे क्या पहले हुआ, यहाँ से लेके क्या अंत में हुआ, ये सब हमें एक सीक्वेंस में पता लगे। इसे कहते हैं ऑप्शन सी, क्रोनोलॉजी। अब ऑप्शन ए को देखो, टाइमलाइन। टाइमलाइन एक तरीका है जिसमें हम पिक्चर्स के ज़रिए, इमेजेस के ज़रिए घटनाओं का सीक्वेंस दिखाते हैं कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। लेकिन क्रोनोलॉजी एक सीक्वेंस को कहते हैं, तो टाइमलाइन हमारा आंसर नहीं है यहाँ पे। फिर देखो बी, डायरी। डायरी हमारा पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स होता है, यानी इसमें हमारे जीवन में क्या होता है ये हम लिखते हैं सीक्वेंस के हिसाब से। इसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आंसर नहीं है हमारा। फिर देखो डी, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है एक प्रॉपर क्रम में कुछ अरेंज करना, लेकिन ये शब्द सिर्फ इवेंट्स और डेट्स तक ही सीमित नहीं है। सीक्वेंस में हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे किसी नंबर्स का सीक्वेंस हो गया, फिर किसी रेसिपी की कोई डिश है उसका सीक्वेंस बता रहे हैं हम कि पहले ये डाला फिर ये डाला, या किसी मूवी के सीन्स का हम सीक्वेंस बता रहे हैं कि पहले इसने एंट्री मारी फिर वो गायब हो गया, ये वो करके ऐसे। तो सीक्वेंस एक जनरलाइज्ड वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड नहीं है जो कि टाइम और डेट से रिलेटेड है। दैट्स वाई ये आंसर नहीं हुआ। क्वेश्चन 8, अ पर्सन हु इज सेल्फ टॉट इज कॉल्ड। यानी कोई ऐसा इंसान जिसने खुद को ही खुद कुछ सिखाया है बिना किसी इंस्ट्रक्शन या ट्रेनिंग के, उसे क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज बी, ऑटोडाइडेक्ट। ऑटोडाइडेक्ट। अब देखो ए को, पेडागोग। पेडागोग का मतलब होता है कोई ऐसा टीचर जो किसी को कुछ सिखाता हो और काफ़ी स्ट्रिक्ट मिजाज का हो, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब पेडागोग से हमें पता तो चल रहा है कि ये इंसान दूसरों का टीचर है, लेकिन खुद को इसने कैसे सिखाया ये हमें नहीं पता। दैट्स वाई। फिर सी को देखो, प्रोडिजी। प्रोडिजी मतलब ऐसे बच्चे जो बहुत ही कम उम्र में काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। एंड डी, स्कॉलर। स्कॉलर मतलब कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो। अगेन इस वर्ड से हमें ये पता नहीं लगता कि उसने खुद को खुद सिखा रखा है, तो ये भी आंसर नहीं है। क्वेश्चन 9, व्हेन फॉरगॉटन मेमोरीज रिटर्न अननोइंगली इट इज़ कॉल्ड। यानी कोई ऐसी याद जो आप भुला चुके हो एंड ऑल ऑफ अ सडन वो आपको अचानक से याद आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर इज सी, क्रिप्टोमनेसिया। क्रिप्टोमनेसिया को UMR बोलते हैं, UMR।
अनकॉन्शियस मेमोरी रिवाइवल, UMR। देन ऑप्शन ए को देखो, डेजावू। डेजावू मतलब जब आपको लगे कि जो घटना आपके साथ अभी हो रही है इस समय, यही सेम घटना आप पहले एक्सपीरियंस कर चुके हो, जबकि ऐसा होता नहीं है, ये एक फॉल्स इमेजिनेशन होती है। तो इसका फॉरगॉटन मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। फिर देखो बी को, अमनेसिया। अमनेसिया होता है पार्शियल या टोटल मेमोरी लॉस, मतलब याददाश्त का पूरी तरह से या थोड़ा बहुत मिट जाना। तो इसका भी फॉरगॉटन मेमोरीज रिटर्न अननोइंगली से कोई लेना देना नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो नॉट अवर आंसर। एंड डी, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है जानबूझ के, मतलब खुद की इच्छा से पास्ट के हैप्पी मोमेंट्स को याद करना, रिमेंबर करना एंड उनको याद करके इमोशनल हो जाना। तो ये अननोइंगली रिटर्न नहीं होते ये मेमोरीज, इनको आप जानबूझ के याद करते हो, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है इससे। दैट्स व्हाई ओनली ऑप्शन सी इज अवर आंसर। क्वेश्चन 10th, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, यानी पानी का डर। तो इसका आंसर है ए, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें विक्टिम को, इंसान को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब अपने आसपास पानी को देखने से भी वो डरने लगता है, और अगर छू ले ऐसा है तो उसको इतनी इरिटेशन होती है कि वो पैरालाइज तक हो सकता है, ब्रेन डेड हो सकता है, इतना ज़्यादा खतरा होता है। तो ये कंडीशन जो होती है ये रेबीज़ बीमारी के अंदर होती है, एंड 95% ऑफ द केसेस इसी बीमारी में इसके मिलते हैं। देन ऑप्शन बी, क्लॉस्ट्रोफोबिया। आपने देखा होगा कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जिनको घुटन भरी जगहों में जाने से डर लगता है। जैसे सपोज़ करो किसी कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो उनको डर लगने लगता है, किसी लिफ्ट यानी एलिवेटर के अंदर जाने में उनको डर लगता है, वहीं किसी पतली संकरी जगहों से, नैरो जगहों से निकलने में भी उनको डर लगता है, घुटन महसूस होती है। तो जो डर वो फील करते हैं उस डर को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। फिर सी, जेनोफोबिया। जेनोफोबिया होता है फॉरेनर्स यानी बाहरी लोगों से घबराहट, डर। देन ऑप्शन डी, अगोराफोबिया। अगोराफोबिया एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो विक्टिम होता है उसको भीड़ भाड़ वाली जगहों से डर लगता है, यानी क्राउड के बीच में वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। ऐसे लोग ट्रैवलिंग को अवॉइड करते हैं, भीड़ भाड़ को अवॉइड करते हैं। तो डी और बी एंड सी, ये तीनों ही ऑप्शंस पानी से कोई रिलेशन नहीं रखते। दैट्स वाई ओनली ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11th, अ पर्सन हु इज ऑल पावरफुल, यानी सर्वशक्तिशाली इंसान को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज सी, omnipotent. Then A, omniscient. Omniscient means a person who knows everything, every knowledge. अब omniscient नॉलेज से रिलेटेड है, पावर से नहीं, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। फिर देखो बी, omnipresent. Omnipresent means to be present everywhere at the same time. एक ही समय पे सारी जगहों पे जो है मौजूद होना, उसको कहते हैं omnipresent. तो ये प्रेजेंस से रिलेटेड है, पावर से नहीं। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर। एंड डी, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मतलब कोई ऐसा इंसान जो सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करे, लोगों का भला करे। तो ये भी पावर से रिलेटेड नहीं है। दैट्स वाई ओनली ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12th. So guys, after attempting question 12th and discussing it entirely, I have one question for you, which is question 13th, and I want you guys to answer it. So we will get back to it later after completing this one. Question 12th. A person obsessed with gossip and news is, यानी एक ऐसा इंसान जो नोजी हो, मतलब कहाँ क्या चल रहा है और क्या घटना हो रही है उसको इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा उसके बारे में गॉसिप करने में। तो राइट आंसर इज बी, क्विड नंक। QUID, क्विड, NUNC, नंक, क्विड नंक। देन ए, पेपराजो। पेपराजो मीन्स एक ऐसा फोटोग्राफर जो सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो के जो है क्लिक करता है, सिर्फ यही काम करता है वो। तो इसका गॉसिप से कोई लेना देना नहीं है। देन सी, रिपोर्टर। रिपोर्टर एक ऐसा इंसान होता है जो न्यूज़ तो देता है, एक ऐसा जर्नलिस्ट होता है जो न्यूज़ तो आपको प्रेजेंट करेगा, लेकिन वो ऑब्सेस्ड नहीं है उससे, ये उसका प्रोफेशन है, उसका पेशा है ये। तो ये भी आंसर नहीं है। एंड डी, र्यूमर मॉन्गर। र्यूमर मॉन्गर एक ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स यानी अफवाहें उड़ाता है किसी के बारे में, और अफवाहें भी नेगेटिव। तो इसका भी कोई इससे प्रॉपर मतलब बन नहीं रहा है। तो ओनली ऑप्शन बी, क्विड नंक, इज आवर करेक्ट आंसर। सो हियर वी आर गाइस। क्वेश्चन 13th, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। किसी नाटक के बाद खत्म होने पर एक छोटा सा भाषण दिया जाता है, स्पीच। व्हाट डू वी कॉल दैट स्पीच? ए, एपिलॉग, बी, मोनोलॉग, सी, सोलिलोक्वी एंड डी, प्रोलॉग। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट राइट आंसर? काइंडली कमेंट इट। एंड इसके बाद अगर आपके पास कोई एडवाइस है, कोई सजेशन देना चाहते हो, या कोई सवाल, कोई डाउट है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच। अगले किसी टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे।